रुधिर का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 तक, क्योंकि रुधिर जो होता है क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान होगा 7.3 से 7.5 तक। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर में पाए जाने वाला तत्व तो नहीं है, तो रुधिर में पाया जाने वाला तत्व तो नहीं है, तो रुधिर में लोहा Fe पाया जाता है। देख लीजिए कैसे, जैसे हम लोग कभी कभी होता है कुछ इलेक्ट्रिशियन वाला कार्य करते होते हैं तो हमें करंट पकड़ लेता है। तो ये क्यों पकड़ता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? तो ये इसलिए पकड़ता है क्योंकि हमारे ब्लड में तो लोहा पाया ही जाता है, ठीक है, लोहा पाया जाता है, और हमारे शरीर में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। हमारे ब्लड में मैग्नीशियम, लोहा, कापर भी पाया जाता है। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला तत्व तो नहीं है, तो हमारे शरीर में क्या क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, कापर भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो हमारे शरीर में क्या नहीं पाया जाता है, तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाता है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? यानी रुधिर जो परिसंचरण करता है उसकी खोज किसने की थी? स्टीफन हाल्स ने? नहीं। स्टार्लिंग ने की थी? ये भी नहीं। अरस्तु ने की थी? नहीं। विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। रुधिर ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 6। चलिए, प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से कहाँ निर्मित होती है? जो प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से, जो प्लाज्मा होता है उसकी प्रतिरक्षी आंशिक रूप से कहाँ निर्मित होती है? मोनोसाइट में? नहीं। इओसिनोफिल में? नहीं। न्यूट्रोफिल में? ये भी नहीं, क्योंकि न्यूट्रोफिल में तो प्लाज्मा का प्रतिरक्षी होता ही नहीं है, और मोनोसाइट में होता ही नहीं। तो लिम्फोसाइट जो होता है इसमें प्लाज्मा का प्रतिरक्षी जो होता है वो आंशिक रूप से पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन हम लोग के शरीर में पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, वो हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? हमारे शरीर में देखिए, क्या 70% ग्लोबिन और 30% हीमेटिन? ये भी क्वेश्चन तो ये होगा नहीं, क्योंकि 70% हीमोग्लोबिन अगर किसी के ब्लड में पाया जाएगा ना तो उसका ब्लड लाल होगा ही नहीं, और 80% ग्लोबिन ये भी नहीं होगा। और ये देख लीजिए, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर सी। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 95% ग्लोबिन और 0.5% हीमेटिन होता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए, रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनाएं हैं। रुधिर के स्कंदन के लिए, जो रुधिर स्कंदन करता है उसके स्कंदन के लिए धनाएं क्या है? तो रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनाएं क्या है? तो रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनाएं सोडियम है? ये भी नहीं है। पोटेशियम? होगा नहीं। क्लोरीन? ये भी नहीं है। तो रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनाएं है कैल्शियम। रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनायन है, देख लीजिए, कैल्शियम। तो अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाए तो शेष द्रव होगा। यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाए तो शेष द्रव होगा। देखिए, अगर रुधिर से कोशिकाओं को हटा दिया जाएगा ना तो सीरम होगा? नहीं। लसिका होगा? बिल्कुल नहीं होगा। साइनोवियल द्रव होगा? ये भी नहीं होगा। तो यदि रुधिर की कोशिकाओं को हटा दी जाए तो शेष द्रव क्या हो जाएगा? प्लाज्मा देखे हैं? प्लाज्मा कैसा होता है? उसको प्लाज्मा जब ब्लड से कोशिकाओं को निकाल दिया जाता है तो वही प्लाज्मा होता है। देखिए, कोई कभी ब्लड में जो निकालता है तो क्या करता है, ऐसे ट्यूब टाइप में होता है ना, तो ट्यूब में जो हल्का पीला पीला रंग का जो द्रव देखते हैं ना, वही प्लाज्मा होता है। तो उसके हम जैसे प्लाज्मा वही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है। जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जो ब्लड की जो वाहिनियाँ होती है, अंतःभित्ति का निर्माण करने के लिए अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है। तो रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है सल की उपकला। सल की उपकला क्या हो जाएगी? रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है सल की उपकला। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए।
निम्न में से किसके रुधिराणु के केंद्रक पाया जाता है? देखिए, निम्न में से किसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? किसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? तो केंद्रक देखिए ऊँट में केंद्रक पाया जाता है। देखिए, किसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? तो जो ऊँट होता है उसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है। मनुष्य में केंद्रक में रुधिराणु नहीं पाया जाता है, रुधिराणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, गाय के में भी नहीं और हाथी में भी नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो देखो हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में पाया जाता है। जो हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में पाया जाता है। तो वो हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में कहाँ पाया जाता है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या का असाधारण वृद्धि कहलाती है। जो रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि के लिए पाया जाता है, तो वो हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, पॉलीसाइथीमिया। ये पहला क्वेश्चन इसका हो जाएगा। तो इसका ए, क्वेश्चन नंबर ए, एनीमिया नहीं हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या के असाधारण वृद्धि, जो आरबीसी जब अचानक से बढ़ने लग जाएगी तो उसे पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पॉलीसाइथीमिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रुधिर का थक्का जमने की क्रिया सहायक होती है। जो रुधिर की थक्का जमने की क्रिया सहायक होती है, जो रुधिर का थक्का जमने में क्रिया सहायक होती है। तो जो रुधिर के थक्का जमने में क्रिया कौन सी सहायक होती है? हिपेरिन होती है? नहीं, हिपेरिन नहीं होती है। क्या हिस्टेमिन होती है? ये भी नहीं होती है। सिरोसिटिन? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाए? प्रोथम्बिन। जो रुधिर में थक्का जमने की क्रिया में सहायक कौन सी होती है? तो प्रोथम्बिन ब्लड को जमाने में सहायक होती है। चलिए देख लेते हैं। भ्रूण अवस्था, जो भ्रूण होता है, भ्रूणीय अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं। जैसे देखें, बच्चा जब होता है ना छोटा, तो उसकी जो रुधिर जो ब्लड बनता है ना, तो उसकी यकृत में बनती है, क्योंकि उसकी हड्डी उतनी मजबूत होती ही नहीं कि अस्थि मज्जा में बनाया जाए। तो जो बच्चे छोटे होते हैं उसको भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी कणिकाएं कहाँ बनती है? यकृत में। किसमें? पौला में यकृत बनती है। अस्थि मज्जा तो बड़ों में अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन ये भ्रूणीय अवस्था बोल रहा है ना, तो भ्रूणीय अवस्था बोल रहा है तो यकृत लगाएंगे। ठीक है, पहला। और प्लीहा में तो उसकी जो मृत्यु होती है ब्लड की आरबीसी की प्लीहा में होती है, और अस्थि मज्जा में बड़ों में होती है, और यकृत में छोटे बच्चों में होती है। तो समझ में आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सबसे बड़े रुधिराणु है, सबसे बड़े रुधिराणु कौन सा है? तो सबसे बड़े रुधिराणु न्यूट्रोफिल्स है? नहीं। बेसोफिल्स है? ये भी नहीं। यूरोथ्रोसाइट है? ये भी नहीं। तो मोनोसाइट्स है। सबसे बड़े रुधिराणु कौन से हैं? मोनोसाइट। सबसे बड़े रुधिराणु मोनोसाइट। चलिए, एक चक्रीय परिसंचरण पाया जाता है। चलिए ये देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक चक्रीय परिसंचरण किसमें पाया जाता है? तो एक चक्रीय परिसंचरण पाया जाता है मछलियों में। किसमें? मछलियों में। एक चक्रीय संचरण किसमें पाया जाता है? मछलियों में। एक चक्रीय संचरण पाया जाता है मछलियों में। ये देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि पुत्र का रुधिर वर्ग O तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, यानी पुत्र का जो रुधिर वर्ग है, तो पुत्र का रुधिर वर्ग O और उसके पिता का रुधिर वर्ग B, तो उसके पिता का जीन प्रारूप होगा। तो पिता का जीन प्रारूप होगा। देख लीजिए, ये पुत्र का जो है, पुत्र का रुधिर वर्ग O है, यानी उसका IO और IO दोनों O हो जाएगा। I देख लीजिए, उसके जो सन होगा IO हो जाएगा। और देखिए, यदि पुत्र का रुधिर वर्ग O और उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो पिता का जीन प्रारूप जो होगा, पिता का जीन प्रारूप देखिए, उसके लड़के का O वाला है, और उसके पिता का जो उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, उसके लड़के का O है, पिता का B है, तो यानी पिता का जीन और लड़के का जीन मिलना चाहिए। तो O A होगा? ये भी नहीं होगा।
ए बी होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि बी उसमें है, क्योंकि ये उसमें ए है ही नहीं तो ए कहाँ से आ जाएगा। और इसमें दोनों ओ कैसे हो सकता है, अगर ओ होता तो दोनों लोग का जब ओ होता तभी ओ होता। और इसमें देख लीजिए एक ओ है और ए कहाँ से आ जाएगा, जब उसमें किसी का एक है ही नहीं तो ए कहाँ से आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IOIB। ओके, देख लीजिए ये वाला ऑप्शन नंबर 20। देखिए निम्न में से किस दशा में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कौन सा है। निम्न में से किस दिशा में घातक या भयंकर परिणाम की स्थिति हो सकती है। देखिए अगर इसमें याद कर लीजिए पुरुष का प्लस होता है, पुरुष का अगर प्लस हो जाएगा और जो मादा होती है वो माइनस, यानी देखिए पुरुष का क्या होता है, इसमें याद करने का ट्रिक जो है, देखिए पुरुष के पास हमेशा मतलब गुस्से में होता है यानी प्लस होता है, और महिला के पास माइनस यानी उसके पास पैसे भी कम होते हैं। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि पुरुष में प्लस और महिला माइनस रहेगी, RH प्लस, ऐसे याद कर लीजिए, मेल में RH प्लस और महिला में RH माइनस, अगर इन दोनों स्थिति इन दोनों के साथ दिया जाएगा तो पहली बार लड़का हो जाएगा, और दूसरी बार अगर प्रेग्नेंट होगी तो उसका भ्रूण भ्रूणी अवस्था में ही खत्म हो जाएगा, अर्थात ऐसी स्थिति भयंकर परिणाम दे सकती है। इस प्रकार ऐसे इसका इंजेक्शन लगता है जो कि भ्रूणी आगे प्रोसेस के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो इस प्रकार हमें ऑप्शन नंबर 3 डी वाला देख लीजिए, नर RH प्लस नर और शादी RH मादा से हो तो किस दशा में घातक या भयंकर परिणाम की स्थिति हो सकती है। तो RH नर की शादी से, RH नर की शादी RH मादा से जब हो जाती है तो एक ही बच्चा हो ही पाता है। तो आगे देखते हैं, ये देखिए लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता होती है। तो लाल रुधिर RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। देखिए RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा 34 होती है। हीमोग्लोबिन में देखिए लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 34% होती है। चलिए आगे देखते हैं, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। टी लिम्फोसाइट जो होती हैं कोशिकाएं, देखिए टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं, पेयर्स पेच में नहीं, लिम्फ नोड में बिल्कुल नहीं, थाइमस में यस। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं, तो थाइमस में। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं परिपक्व होती हैं थाइमस में। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। सामान्य वयस्क मनुष्य जो होता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, हम आपको बताए थे कि जो सामान्य वयस्क मनुष्य लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो होता है उसकी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा या बोन मैरो, इसी को इंग्लिश में बोन मैरो बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब हड्डी जो होती है तो हड्डी के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, हड्डी के अंदर बोन मैरो, यही बोन मैरो ब्लड का निर्माण करती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एक कौन सा अंग RBC का कब्रिस्तान कहलाता है जहां वे मैक्रोफेजेज द्वारा नष्ट की जाती हैं। तो कौन सा अंग RBC का कब्रिस्तान कहलाता है, अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, यही तो बनाती है यार। तो ये बनाती है तो इसका RBC का कब्रिस्तान कैसे कहा जा सकता है, ये भी गलत है। वृक्क, ये भी तो ये होगा नहीं, और आत में तो कब्रिस्तान तो होगा नहीं, प्लीहा, ये ऑप्शन नंबर B। तो RBC का कब्रिस्तान कहाँ कहलाता है, प्लीहा में। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ABO रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। ABO रुधिर वर्ग की खोज किसने ABO रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। तो हम पहले स्टार्टिंग में ही बताए थे कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, लैंडमार्क में तो किया नहीं था, डार्विन भी नहीं किया था, विलियम हार्टर भी नहीं किया था। तो कार्ल लैंड स्टीनर जो थे वही AOB रुधिर वर्ग की खोज किए थे, कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज किए थे।
ये देखें, श्वेत रुधिराणुओं को कार्य है, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है? श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन नहीं, पोषक पदार्थों का संवहन बिल्कुल नहीं, शरीर में रोगाणुओं की रक्षा। श्वेत आरबीसी, देखिए आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी, आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य क्या है? हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किसमें लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं? देखिए थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि जो जो ऊँट होता है, नहीं मछलियाँ होती हैं, मछलियों के जो ब्लड होते हैं उसमें केंद्र विहीन होते हैं, लेकिन जो मनुष्य का मछलियों में देखिए केंद्र होता है, पक्षियों में भी केंद्र होते हैं। भेक शिशु क्या होता है यार? हमें भी तो नहीं पता है भेक शिशु क्या होता है। मछली भी क्या होती है? और देखिए लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन किसमें होते हैं? तो मनुष्यों के रुधिर में केंद्रक विहीन होते हैं। जो लाल रुधिराणु होता है मनुष्यों में केंद्र विहीन होते हैं। ओके, आगे चलें। यस, चलिए आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आरबीसी कितने दिनों के पश्चात मृत हो जाती है? तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आरबीसी कितने दिनों के पश्चात मृत्यु हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे चैनल विद्यागणम में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्याज्ञान हब में। तो चलिए आप आज एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस प्यारे चैनल विद्याज्ञान हब में। तो आज हम देखेंगे यूपीपीएससी नर्सिंग में पूछे जाने वाले 40 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से आएंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि बायोलॉजी में जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो कैसे क्वेश्चन रहेंगे और कैसे कैसे और किस किस कॉलेज के लिए उपयोगी है। तो जो CNET करके कॉमन नर्सिंग इंटरेस्ट टेस्ट जो KGM में और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी मिलकर करा रही है एग्ज़ाम, उसके लिए है। और KGM में और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, SN मेडिकल कॉलेज आगरा और अन्य जो भी कॉलेज हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है रुधिर है एक, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर पहले देखेंगे उपकला ऊतक है, तो ये नहीं, उपकला ऊतक नहीं है। तो फिर देखेंगे दूसरा तीसरा देखेंगे तंत्रिका ऊतक क्या? रुधिर एक तंत्रिका ऊतक है, तो ये भी गलत है। रुधिर तंत्रिका ऊतक नहीं है। क्या रुधिर पेशी ऊतक है? तो पेशी ऊतक भी नहीं है। अर्थात रुधिर है क्या? तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तो क्या रुधिर ब्लड क्या है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, CANNATIVE कनेक्टिव। रुधिर एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? तो रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? तो देखेंगे रुधिर की उत्पत्ति जो है रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के बाद। तो पहला क्वेश्चन पहला देख, क्या रुधिर की उत्पत्ति पहले क्वेश्चन? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है, यानी रुधिर जो किस स्तर से उत्पन्न होता है? तो अंतस्त्वचा से, तो ये भी नहीं है होगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो रुधिर की जो उत्पत्ति होती है मध्य जनन स्तर से होती है। रुधिर की उत्पत्ति होती है वो मध्य जनन स्तर से होती है। तो मध्य जनन स्तर कैसे होता है ये देख लीजिए। तो जो रुधिर होता है, तो मान लीजिए हड्डी है, तो ये हड्डी जो होती है तो हड्डी के अंदर बोन मैरो पाया जाता है और यही बोन मैरो ब्लड आरबीसी का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है? आरबीसी का निर्माण करती है। तो रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मध्य जनन स्तर से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, रुधिर का पीएच मान होता है। रुधिर का पीएच मान क्या होता है? तो रुधिर का पीएच मान होता है 7। रुधिर का, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि रुधिर का पीएच मान क्या होता है? तो रुधिर का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 तक, क्योंकि रुधिर जो होता है क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान होगा 7.3 से 7.5 तक। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रुधिर में पाए जाने वाला तत्व तो नहीं है, तो रुधिर में पाया जाने वाला तत्व तो नहीं है, तो रुधिर में लोहा Fe पाया जाता है। देख लीजिए कैसे, जैसे हम लोग कभी कभी होता है कुछ इलेक्ट्रिशियन वाला कार्य करते होते हैं तो हमें करंट पकड़ लेता है। तो ये क्यों पकड़ता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? तो ये इसलिए पकड़ता है क्योंकि हमारे ब्लड में तो लोहा पाया ही जाता है, ठीक है, लोहा पाया जाता है, और हमारे शरीर में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। हमारे ब्लड में मैग्नीशियम, लोहा, कापर भी पाया जाता है। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला तत्व तो नहीं है, तो हमारे शरीर में क्या क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, कापर भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो हमारे शरीर में क्या नहीं पाया जाता है, तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाता है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? यानी रुधिर जो परिसंचरण करता है उसकी खोज किसने की थी? स्टीफन हाल्स ने? नहीं। स्टार्लिंग ने की थी? ये भी नहीं। अरस्तु ने की थी? नहीं। विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। रुधिर ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 6। चलिए, प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से कहाँ निर्मित होती है? जो प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से, जो प्लाज्मा होता है उसकी प्रतिरक्षी आंशिक रूप से कहाँ निर्मित होती है? मोनोसाइट में? नहीं। ईओसिनोफिल में? नहीं। न्यूट्रोफिल में? ये भी नहीं, क्योंकि न्यूट्रोफिल में तो प्लाज्मा का प्रतिरक्षी होता ही नहीं है, और मोनोसाइट में होता ही नहीं। तो लिम्फोसाइट जो होता है इसमें प्लाज्मा का प्रतिरक्षी जो होता है वो आंशिक रूप से पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन हम लोग के शरीर में पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, वो हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? हमारे शरीर में देखिए, क्या 70% ग्लोबिन और 30% हीमेटिन? ये भी क्वेश्चन तो ये होगा नहीं, क्योंकि 70% हीमोग्लोबिन अगर किसी के ब्लड में पाया जाएगा ना तो उसका ब्लड लाल होगा ही नहीं, और 80% ग्लोबिन ये भी नहीं होगा। और ये देख लीजिए, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर सी। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 95% ग्लोबिन और 0.5% हीमेटिन होता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए, रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनाएं हैं। रुधिर के स्कंदन के लिए, जो रुधिर स्कंदन करता है उसके धनायन, उसके स्कंदन के लिए धनायन क्या है? तो रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनायन क्या है? तो रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनायन सोडियम है? ये भी नहीं है। पोटेशियम? होगा नहीं। क्लोरीन? ये भी नहीं है। तो रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनायन है कैल्शियम। रुधिर के स्कंदन के लिए, रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनायन है, देख लीजिए, क्लोरीन, कैल्शियम। तो अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाए तो शेष द्रव होगा। यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाए तो शेष द्रव होगा। देखिए, अगर रुधिर से कोशिकाओं को हटा दिया जाएगा ना तो सीरम होगा? नहीं। लसिका होगा? बिल्कुल नहीं होगा। साइनोवियल द्रव होगा? ये भी नहीं होगा। तो यदि रुधिर की कोशिकाओं को हटा दी जाए तो शेष द्रव क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा देखे हैं? प्लाज्मा कैसा होता है? उसको प्लाज्मा जब ब्लड से कोशिकाओं को निकाल दिया जाता है तो वही प्लाज्मा होता है। देखिए, कोई कभी ब्लड में जो निकालता है तो क्या करता है, ऐसे ट्यूब टाइप में होता है ना, तो ट्यूब में जो हल्का पीला पीला रंग का जो द्रव देखते हैं ना वही प्लाज्मा होता है। तो उसके हम जैसे प्लाज्मा वही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है। जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जो ब्लड की जो वाहिनियाँ होती है, अंतःभित्ति का निर्माण करने के लिए अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है। तो रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है सल की उपकला। सल की उपकला क्या हो जाएगी? रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है सल की उपकला। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए। निम्न में से किसके रुधिराणु के केंद्रक
पाया जाता है। देखिए निम्न में से किसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है, किसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक देखिए ऊँट में केंद्रक पाया जाता है। देखिए किसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है, तो जो ऊँट होता है उसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है। मनुष्य में केंद्रक में रुधिराणु नहीं पाया जाता है, रुधिराणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, गाय के में भी नहीं और हाथी में भी नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो देखो हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में पाया जाता है। जो हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में पाया जाता है, तो वो हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में कहाँ पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या का असाधारण वृद्धि कहलाती है। जो रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि के लिए पाया जाता है, तो वो हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉलीसाइथीमिया, ये पहला क्वेश्चन इसका हो जाएगा। तो इसका ए, क्वेश्चन नंबर ए, एनीमिया नहीं हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या के असाधारण वृद्धि, जो आरबीसी जब अचानक से बढ़ने लग जाएगी तो उसे पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, पॉलीसाइथीमिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रुधिर का थक्का जमने की क्रिया सहायक होती है। जो रुधिर की थक्का जमने की क्रिया सहायक होती है, जो रुधिर का थक्का जमने में क्रिया सहायक होती है, तो जो रुधिर की थक्का जमने में क्रिया कौन सी सहायक होती है, हिपेरिन होती है, नहीं हिपेरिन नहीं होती है। क्या हिस्टेमिन होती है, ये भी नहीं होती है। सिरोसिटिन बिल्कुल नहीं, तो क्या हो जाए, प्रोथम्बिन। जो रुधिर में थक्का जमने की क्रिया में सहायक कौन सी होती है, तो प्रोथम्बिन ब्लड को जमाने में सहायक होती है। चलिए देख लेते हैं। भ्रूण अवस्था, जो भ्रूण होता है, भ्रूणीय अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं। जैसे देखें बच्चा जब होता है ना छोटा, तो उसकी जो रुधिर जो ब्लड बनता है ना, तो उसकी यकृत में बनती है, क्योंकि उसकी हड्डी उतनी मजबूत होती ही नहीं कि अस्थि मज्जा में बनाया जाए। तो जो बच्चे छोटे होते हैं उसको भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी कणिकाएं कहाँ बनती है, यकृत में। किसमें, पौला में यकृत बनती है। अस्थि मज्जा तो बड़ों में अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन ये भ्रूणीय अवस्था बोल रहा है ना, तो भ्रूणीय अवस्था बोल रहा है तो यकृत लगाएंगे। ठीक है, पहला। और प्लीहा, तो प्लीहा में तो उसकी जो मृत्यु होती है ब्लड की आरबीसी की प्लीहा में होती है, और अस्थि मज्जा में बड़ों में होती है, और यकृत में छोटे बच्चों में होती है। तो समझ में आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सबसे बड़े रुधिराणु है, सबसे बड़े रुधिराणु कौन सा है, तो सबसे बड़े रुधिराणु न्यूट्रोफिल्स है, नहीं। बेसोफिल्स है, ये भी नहीं। यूरोथ्रोसाइट है, ये भी नहीं। तो मोनोसाइट्स है। सबसे बड़े रुधिराणु कौन से हैं, मोनोसाइट। सबसे बड़े रुधिराणु मोनोसाइट। चलिए, एक चक्रीय परिसंचरण पाया जाता है। चलिए ये देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक चक्रीय परिसंचरण, एक चक्रीय परिसंचरण किसमें पाया जाता है, तो एक चक्रीय परिसंचरण पाया जाता है मछलियों में। किसमें, मछलियों में। एक चक्रीय संचरण किसमें पाया जाता है, मछलियों में। एक चक्रीय संचरण पाया जाता है मछलियों में। ये देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि पुत्र का रुधिर वर्ग O तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, यानी पुत्र का जो रुधिर वर्ग है, तो पुत्र का रुधिर वर्ग O और उसके पिता का रुधिर वर्ग B, तो उसके पिता का जीन प्रारूप होगा, तो पिता का जीन प्रारूप होगा। देख लीजिए, ये पुत्र का जो है, पुत्र का रुधिर वर्ग O है, यानी उसका IO और IO दोनों O हो जाएगा, I। देख लीजिए, उसके जो सन होगा IO हो जाएगा। और देखिए, यदि पुत्र का रुधिर वर्ग O और उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो पिता का जीन प्रारूप जो होगा, पिता का जीन प्रारूप देखिए, उसके लड़के का O वाला है, और उसके पिता का जो उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, उसके लड़के का O है, पिता का B है, तो यानी पिता का जीन और लड़के का जीन मिलना चाहिए। तो O A होगा, ये भी नहीं होगा,
ए बी होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि बी उसमें है, क्योंकि ये उसमें ए है ही नहीं, तो ए कहाँ से आ जाएगा। और इसमें दोनों ओ कैसे हो सकता है, अगर ओ होता तो दोनों लोग का जब ओ होता तभी ओ होता। और इसमें देख लीजिए एक ओ है और ए कहाँ से आ जाएगा, जब उसमें किसी का एक है ही नहीं तो ए कहाँ से आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IOIB। ओके, देख लीजिए ये वाला ऑप्शन नंबर 20। देखिए निम्न में से किस दशा में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कौन सा है। निम्न में से किस दिशा में घातक या भयंकर परिणाम की स्थिति हो सकती है। देखिए अगर इसमें याद कर लीजिए, पुरुष का प्लस होता है, पुरुष का अगर प्लस हो जाएगा और जो मादा होती है वो माइनस, यानी देखिए पुरुष का क्या होता है, इसमें याद करने का ट्रिक जो है, देखिए पुरुष के पास हमेशा मतलब गुस्से में होता है यानी प्लस होता है, और महिला के पास माइनस यानी उसके पास पैसे भी कम होते हैं। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि पुरुष में प्लस और महिला माइनस रहेगी, RH प्लस, ऐसे याद कर लीजिए, मेल में RH प्लस और महिला में RH माइनस। अगर इन दोनों स्थिति इन दोनों के साथ हो जाएगा तो पहली बार लड़का हो जाएगा, और दूसरी बार अगर प्रेग्नेंट होगी तो उसका भ्रूण भ्रूणी अवस्था में ही खत्म हो जाएगा, अर्थात ऐसी स्थिति भयंकर परिणाम दे सकती है। इस प्रकार ऐसे इसका इंजेक्शन लगता है जो कि भ्रूणी आगे प्रोसेस के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो इस प्रकार हमें ऑप्शन नंबर 3 डी वाला देख लीजिए, नर RH प्लस नर और शादी RH मादा से हो, तब किस दशा में घातक या भयंकर परिणाम की स्थिति हो सकती है। तो RH नर की शादी से, RH नर की शादी RH मादा से जब हो जाती है तो एक ही बच्चा हो ही पाता है। तो आगे देखते हैं, ये देखिए लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता होती है। तो लाल रुधिर RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। देखिए RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा 34 होती है। हीमोग्लोबिन में देखिए लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 34% होती है। चलिए आगे देखते हैं, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। टी लिम्फोसाइट जो होती हैं कोशिकाएं, देखिए टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहाँ कहाँ परिपक्व होती हैं, पेयर्स पेच में नहीं, लिम्फ नोड में बिल्कुल नहीं, थाइमस में यस। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं, तो थाइमस में। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं परिपक्व होती हैं थाइमस में। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। सामान्य वयस्क मनुष्य जो होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, हम आपको बताए थे कि जो सामान्य वयस्क मनुष्य लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो होता है उसकी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा या बोन मैरो, इसी को इंग्लिश में बोन मैरो बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब हड्डी जो होती है तो हड्डी के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, हड्डी के अंदर बोन मैरो, यही बोन मैरो ब्लड का निर्माण करती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एक कौन सा अंग RBC का कब्रिस्तान कहलाता है जहां वे मैक्रोफेजेज द्वारा नष्ट की जाती हैं। तो कौन सा अंग RBC का कब्रिस्तान कहलाता है, अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, यही तो बनाती है यार। तो ये बनाती है तो इसका RBC का कब्रिस्तान कैसे कहा जा सकता है, ये भी गलत है। वृक्क, ये भी तो ये होगा नहीं, और आत में तो कब्रिस्तान तो होगा नहीं, प्लीहा, ये ऑप्शन नंबर B। तो RBC का कब्रिस्तान कहाँ कहलाता है, प्लीहा में। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ABO रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। ABO रुधिर वर्ग की खोज किसने ABO रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। तो हम पहले स्टार्टिंग में ही बताए थे कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, लैकमार्क में तो किया नहीं था, डार्विन भी नहीं किया था, विलियम हार्वे भी नहीं किया था। तो कार्ल लैंड स्टीनर जो थे वही AOB रुधिर वर्ग की खोज किए थे, कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज किए थे।
ये देखिए, श्वेत रुधिराणुओं को कार्य है, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है? श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन नहीं, पोषक पदार्थों का संवहन बिल्कुल नहीं, शरीर में रोगाणुओं की रक्षा। श्वेत आरबीसी, देखिए आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य क्या है? हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किसमें लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं? देखिए थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि जो जो ऊँट होता है, नहीं मछलियाँ होती हैं, मछलियों के जो ब्लड होते हैं उसमें केंद्र विहीन होते हैं, लेकिन जो मनुष्य का मछलियों में देखिए केंद्र होता है, पक्षियों में भी केंद्र होते हैं। भेक शिशु क्या होता है यार? हमें भी तो नहीं पता है भेक शिशु क्या होता है। मछली भी क्या होती है? और देखिए लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन किस में होते हैं? तो मनुष्यों के रुधिर में केंद्रक विहीन होते हैं। जो लाल रुधिराणु होता है मनुष्यों में केंद्र विहीन होते हैं। ओके, आगे चलें। यस, चलिए आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आरबीसी कितने दिनों के पश्चात मृत हो जाती है? तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आरबीसी कितने दिनों के पश्चात मृत्यु हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा। तो चलिए ये यहीं पर वीडियो को एंड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।